पिछली क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन किया था, उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट्स को आज हम लोग डिटेल करेंगे एंड देन हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। ठीक है, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि एफ जो है प्रोपोर्शनल होगा 1/r² का। इसका मतलब यह है कि ये जो फोर्स लगेगा बिटवीन टू चार्ज वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज का। ठीक है, इसको अगर ग्राफिकल मेथड से हम लोग समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि ये एफ है और ये आर, इसे हमने कहा सेपरेशन क्योंकि आर ही दो चार्ज के बीच दोनों चार्ज को सेपरेट करता है, इसलिए हमने कहा आर। और इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा। इसका मतलब है कि फोर्स जो है जिस तरह से आर की वैल्यू यानी सेपरेशन की वैल्यू इंक्रीज करेगा, फोर्स जो है वो बहुत तेज गति से कम होता जाएगा। डाउनफॉल हो रहा है यहाँ फोर्स का, इस तरह से फोर्स जो है डिक्रीज करते जाता है जैसे जैसे आर की वैल्यू यानी सेपरेशन की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, इसका रेशियो क्या होता है? तो एफ जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। जैसे मान लीजिए कि दो फोर्स की बीच की दूरी को दुगना बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए पहले उसकी उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर थी, उसे दुगना बढ़ा दिया जाए। आर की वैल्यू अगर डबल कर देते हैं, तो एफ की वैल्यू जो होगा, नई फोर्स जो होगी वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? छोटा, यानी कि फोर्स जो है वो छोटी हो जाएगी, है ना। छोटी फोर्स लगेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा और डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स दोनों दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स वो बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? वो स्क्वायर फॉर्म में बढ़ेगा या घटेगा। मतलब ये कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज के स्क्वायर फॉर्म में या तो बढ़ेगा या घटेगा। जब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज डबल कर दिया जाएगा तो नया फोर्स जो होगा वो पुरानी फोर्स की 4 गुनी कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से अगर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज की वैल्यू को आधी कर दी जाए, घटा दी जाए, जैसे पहले 1 मीटर था उसे 0.5 मीटर कर दिया जाए, तो न्यू फोर्स जो होगी वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि यहाँ r² है 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, 4 ऊपर जाएगा तो ये न्यू फोर्स जो है पुरानी फोर्स की 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। समझ पा रहे हैं? मतलब फोर्स इंक्रीज करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, लेकिन स्क्वायर फॉर्म में ही बढ़ता है या घटता है, ऐसा कूलम्ब्स ने लॉ में कहा है। ठीक है, तो यही चीज़ को हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन r², और था एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। क्लियर है? ओके, अब हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे
कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर से दो चार्ज लेंगे, एक ये और एक ये। इसको हमने कहा Q1 और ये है Q2। दोनों चार्ज को सेपरेट करेगा, वो होगा मोड R। यहाँ हम इस बार चूंकि वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए इस बार हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट इज मोड R। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अपॉन 1 इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है तो दोनों आपस में रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो जो फोर्स लगेगा इस पे Q1 पे वो होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस तरफ जो रिपेल करेगा वो फोर्स होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझ पा रहे हैं? ओके। तो यहाँ ये जो मैग्नीट्यूड हमने लिया, इसका दो वेक्टर बनेगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, वेक्टर R2 माइनस R1। चूंकि ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या होगा? R2 माइनस R1। चूंकि ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है और इसका वेक्टर यहाँ पे क्रिएट होगा, वो होगा R1 माइनस R2। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन मोड R। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक बात? अब बच्चों, ये चूंकि स्केलर फॉर्म में आ गया, हमें चाहिए वेक्टर फॉर्म में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग F1 के साइड का एक डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो आप देखिए, इस तरफ कोई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इधर हो, वो है वेक्टर R1 माइनस R2, जिसका डायरेक्शन F1 के साइड में है। तो हम लोग R1 माइनस R2 लिखेंगे, वेक्टर R1 R2। ठीक है। अब ये F की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन मोड R, यहाँ स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब किसी भी वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में उसको यूनिट वेक्टर में जो है उसको हम लोग निकालेंगे। किसी वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपली यूनिट वेक्टर उसका निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? जैसे A कैप, दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर A अपॉन मोड A, ऐसे होता है। तो इसका यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर, चूंकि इस वेक्टर का भी डायरेक्शन किस तरफ है? F1 के साइड में है। हम लोग F1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन मोड R। अब R1 माइनस R2 वेक्टर का मोड क्या होगा? R1 माइनस R2 वेक्टर का मोड जो होगा वो मोड R होगा। R होगा, मोड मतलब मैग्नीट्यूड इस फॉर्म में लिखने के लिए, यानी कि मोड R को हम लोग R1 R2 लिख सकते हैं,
अरे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका क्या है, मोड आर है। तो R1 माइनस R2 को हम मोड आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो के Q1 Q2 अपॉन मोड आर का स्क्वायर और R1 R2 मोड R1 R2 अपॉन मोड R1 R2 ऐसे लिखेंगे। अब R को हम लोग R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, चूँकि मोड R की वैल्यू कितनी है, R1 माइनस R2, या R1 R2 का मैग्नीट्यूड कितना है, मोड R। तो यहाँ R को हम लोग R1 R2 के को R को R1 R2 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये ऊपर वाला लिख देंगे R1 माइनस R2। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स ऑन 1/2 की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह यह वैल्यू फोर्स अपॉन 1 ड्यू टू 2 की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह। हमने क्या किया, दो चार्ज लिया, इनके सेपरेशन को हमने मोड के अंदर रखा, और इसके जो दो वेक्टर्स यहाँ पे निकल रहे हैं वो ये हैं R2 माइनस R1 और इस डायरेक्शन में R1 माइनस R2। अब चूंकि हम लोग इस तरफ के फोर्स को की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो फोर्स की वैल्यू हमारा ये हुआ, मैग्नीट्यूड ये हुआ। अब किसी वेक्टर जिसका डायरेक्शन F1 के साइड में है उसका यूनिट वेक्टर हम लोग लिए। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग चूँकि जानते हैं, वेक्टर पढ़ चुके हैं 11th में, तो उसको इस तरह से यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लाते हैं। हमने R1 R2 को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लाया, R1 R2 वेक्टर अपॉन मोड R1 R2। अब R1 R2 को हम लोग मोड R लिख सकते हैं, या मोड R को R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। तो यहाँ R स्क्वायर है, यानी कि R1 R2 का R1 R2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हॉल क्यू हो जाएगा, और ये ऊपर वाला R1 माइनस R2 लिख देंगे। तो इस तरह से कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है बच्चों, ओके, आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।